नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुश होगा। मैं हमेशा ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग, हम लोग, हमारा पूरा देश खुश रहे और स्वस्थ रहे और देश की तरक्की में अपना योगदान देता रहे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इजराइल की। 1-1.25 साल उस युद्ध को, तकरीबन 1 साल के आसपास उस युद्ध को छेड़े हुए हो चुका है। हमास ने द्रोणों पर बैठ बैठकर उसके जो बेकसूर नागरिक थे उनके ऊपर बम गिराए और उनको मारा। ये गलत था। मैंने पहले भी इस चीज का विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूं। उसके जवाब में इजराइल ने लगातार युद्ध की शुरुआत कर दी और आज हम सुनते आ रहे थे पहले कि इजराइल ने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में मैं इन सब को ख़त्म करके रख दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा यूक्रेन और रूस के बीच भी कहा गया था कि 1 महीने में यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो भी 2 साल हो चुके हैं उस युद्ध को, वो भी चला आ रहा है। सवाल ये है कि ये युद्ध होते ही क्यों है। इजराइल के बारे में एक छोटी सी मैं जानकारी देता हूं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत गुस्से वाले हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बार इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। जब हमास के लोगों ने इनके ऊपर हमला किया तो इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया और लगातार मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, बम के गोले दागने शुरू कर दिए, मिलिट्री लगा दी, फौज लगा दी और हमास और फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करने का प्रण कर लिया। वो धीरे धीरे इतना ज्यादा आगे बढ़ गया वो युद्ध कि उसके अंदर ईरान भी शामिल हो गया, लेबनान भी शामिल हो गया। अब इजराइल को एक देश से नहीं 3 जगह पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है, ईरान, फिलिस्तीन और लेबनान। उसके जो सैनिक हैं, इजराइल के बारे में कहा जाता है कि पूरा इजराइल देशभक्त देश है। वो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। उसी वजह से इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी मानी जाती है। लेकिन हो क्या रहा है इजराइल के अंदर? क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि हमास के लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें भी शुरू में जो बात सामने आई थी वो ये था कि नेतन्याहू की लापरवाही या नेतन्याहू की मर्जी उस हमले में शामिल थी। उसके बाद हो गया युद्ध स्टार्ट। सैनिक चल पड़े, मिलिट्री लड़ रही है, फौज लड़ रही है इजराइल की लगातार। तकरीबन अभी तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास के लोग मारे जा चुके हैं, गाजा के लोग मारे जा चुके हैं। तो ये बड़े स्तर पर युद्ध बढ़ता चला जा रहा है और इस दौरान इजराइल के अंदर, इजराइल के लोग, तभी से मैं सैनिकों की बात अभी करने वाला हूं, इजराइल के लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोग पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि युद्ध रोको, हमारे जो सैनिक, हमारे जो नागरिक उनके कब्जे में है, गाजा के कब्जे में है, सबसे पहले उनको आप लेकर आइए, उनको आजाद कराइए। लेकिन नेतन्याहू, सुनने में आ रहा है कि अपनी पर्सनल व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और युद्ध को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके सैनिकों ने, इजराइल के सैनिकों ने एक मुहिम चला रखी है इजराइल के अंदर युद्ध को रोकने की। उन्होंने यह कहा है कि हम सैनिकों से अपील कर रहे हैं, अपने देश के सैनिकों से, कि हमारी इस मुहिम में वो शामिल हो और नेतन्याहू को इसका प्रस्ताव दें कि जो हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं सबसे पहले उनको निकाला जाए और इस युद्ध को शांत किया जाए, रोका जाए। नहीं तो हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। यह इजरायली सैनिकों का कहना है। हमारा सब्र का बांध टूट रहा है, हमारी हिम्मत टूट रही है, हम ज्यादा युद्ध नहीं लड़ना चाहते। हम लड़ेंगे तभी जब हमारे जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको आजाद कराया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। हमास के, गाजा के 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब इसमें हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इजराइल के नागरिक वहां पर फंसे हुए थे वो जिंदा हैं या मार दिए गए?
इजराइल की एक और महिला सैनिक है, महिला सैनिक, वहां महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लेती हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। उसने भी बड़ी भावनात्मक अपील की है। वो कहती है कि मैं जानती हूं इस अपील को करने के बाद मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, मेरी पेंशन रोक दी जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुझे लोग अच्छी नजरों से, सरकार अच्छी नजरों से नहीं देखेगी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये अपील करती हूं कि युद्ध को रोका जाए और हमारे जो सैनिक वहां पर फंसे हुए हैं, हमारे जो नागरिक गाजा में फंसे हुए हैं, उनको आजाद कराया जाए। लेकिन नहीं, नेतन्याहू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाला वक्त मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकता है। यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से इस युद्ध में कूद रहा है, कूदने जा रहा है, कूद भी पड़ा है। ईरान बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। यदि वो भी अपनी ताकत से युद्ध लड़ेगा तो इजराइल घिर जाएगा। कई तरफ से वो लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, लेबनान से भी लड़ रहा है, गाजा में भी लड़ रहा है, फिलिस्तीन से भी, हमास से भी, उनके जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन है उनसे भी, ईरान से भी। कब तक लड़ेगा? वहां के सैनिकों को अपने देश का भविष्य नजर आ रहा है और वो इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि नागरिक तो शुरू से ही अपील कर रहे हैं इस बात की कि युद्ध को रोक दिया जाए और हमारे नागरिकों को छुड़ा लिया जाए, जो हमारे नागरिक उन्होंने बंधक बना रखे हैं। क्योंकि छोटा सा देश है, कब तक लड़ेगा? कब तक अमेरिका उसका साथ देगा या कब तक कोई दूसरा देश उसका साथ देगा? मध्य पूर्व के देशों ने यदि इसका जरा सा भी साथ छोड़ दिया तो अरब खाड़ी के जो देश हैं इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और हो सकता है कि इजराइल का खात्मा हो जाए। वहां के लोगों को आशंका है, सैनिकों को आशंका है। वो कह रहे हैं कि हमारा हौसला टूट रहा है, हम कमजोर हो रहे हैं, हम हौसला नहीं कर पा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तानाशाह किस्म का इंसान है। उसे लोगों के मरने की कोई परवाह नहीं, लोगों के खत्म होने की कोई परवाह नहीं, देश किस रास्ते पर जा रहा है उसको लेकर उसे कोई परवाह नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश लड़ता क्यों है? कोई भी देश लड़ता ही क्यों है? लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है, बर्बादियां होती हैं, घर तबाह होते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। आज तक का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी देशों ने लड़ाइयां लड़ी। अब रूस और यूक्रेन को आप देखिए, यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, लोग, कितने लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, रूस के अंदर भी तबाही का मंजर है। वहां के भी कितने सैनिक मारे जा चुके हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितना नुकसान रूस को हो चुका है। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं क्योंकि हम बैठे हुए हैं। वो लगाने में नाकाम हैं क्योंकि उनके दिमाग में, सर में भूत सवार है लड़ाई का, झगड़े का, एक दूसरे को खत्म करने का, और वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आम लोग मारे जा रहे हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, लेकिन इन तानाशाहों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं एक बार बेंजामिन नेतन्याहू से अपील करना चाहता हूं कि अपने देश के लोगों की दिल की जो आवाज है उसको सुने, अपनी जो सेना के लोग हैं उनके जो दिल की आवाज है उसको सुने और फिर फैसला करें कि युद्ध आगे बढ़ाना है या रोकना है। तुम्हारे जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, कम से कम उनको निकालने के लिए तो कोई संधि कीजिए। सेना का यही कहना है, 150 से ज्यादा सैनिक इजराइल के इस बात को कह रहे हैं कि उन सैनिकों को निकाला जाए, सैनिकों को रिहा कराया जाए, तब जाकर हमारे अंदर एक जोश जगेगा, एक उम्मीद जगेगी और हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1949 को हुआ था। 1947 में इजराइल आज़ाद हुआ, इजराइल बना। 2 साल के बाद ये जन्मे। आज़ादी के इमीडिएट बाद पैदा होने वाले जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो पहले प्रधानमंत्री
हैं ऐसे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने का काम किया है। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है बेंजामिन नेतन्याहू से कि वो इस बात को समझें, सैनिकों की भावनाओं को समझें, उस महिला की भावनाओं को, भावनात्मक अपील को समझें, और जो इजराइल के लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भावनाओं को समझें और इस युद्ध को रोकने का भरपूर प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।